वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी और इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहाँ पर। बोला गया लोग बदलते हैं, बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, अच्छा वक्त आने दो। आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लोग बदलते हैं, बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, थोड़ा सब्र करो और अच्छा वक्त आने दो। यानी कि जिंदगी में अगर आप लोगों ने सब्र किया और अपनी जिंदगी को आप लोग सही टाइम पर सही मेहनत करते हुए आगे लेकर चलते रहे, तो देखिए अच्छा वक्त आप लोगों का जरूर आएगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार पास में कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल मीठा होता है ये बात वैसे ही नहीं बोली गई है, क्योंकि सब्र जो है वो सबके बस की बात भी नहीं होती है। अगर आप लोगों से मैं बात करूं यहां पर नॉर्मली जिंदगी में किसी भी अगर इंसान को आप लोग देखोगे ना, वो चाहता है कि सारा चीजें आज ही खत्म हो जाए, सारी टेंशन आज ही निपट जाए, कुछ काम ना करना पड़े, जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करता रहे। जरा सी प्रॉब्लम आती वो ऐसा लगता है कि धरती के नीचे दब गया, और जरा सा खुश होते ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे लोग आप लोगों को हमेशा बेसब्रे नजर आएंगे। हमेशा अच्छे से चीजों को एनालाइज करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, अगर हाँ तो उस पर काम करना स्टार्ट करो। इसी के साथ में जिंदगी जो होती है वो हमेशा आप लोगों के सामने कोई ना कोई चैलेंज लेकर आएगी। उस टाइम पर बस एक चीज ध्यान रखना यार, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना जिंदगी में, अपने आप को इस तरीके से संभालना कि आप लोग के काम पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। अगर काम जो भी आप लोग कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं, किसान है तो खेती कर रहा है, ठीक है, अगर कोई नाई है तो बाल काट रहा है, ठीक है, कोई मोची है तो जूते काट रहा है, अगर वो ये काम जो भी कर रहा है अगर उसको करता रहेगा तो उस दिक्कत में से जो भी उसके सामने आ रही है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। पर लेकिन अगर वो ये काम छोड़कर और उसी के पीछे बैठ गया, यार मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो जिंदगी लुट गई, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर वो उससे कभी नहीं निकलने वाला है, बहुत लंबा दौर चलेगा फिर उस दिक्कत के अंदर में। तो इसलिए हमेशा अपने काम पर फोकस करते रहिए। कोशिश करो कि जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, अपना एक टाइम निकालकर अपनी पढ़ाई के ऊपर अपना फोकस दीजिए। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो वही आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में और सही डायरेक्शन में और सही मुकाम पर लेकर जाएगी। तो कैसा रहा आज का ये दिन? टोटल मिलाकर 11 दिन मार्च के महीने के आप लोगों की जिंदगी में से जा चुके हैं, और इस साल के 2 महीने 11 दिन आप लोगों की जिंदगी में से जा चुके हैं। तो किस तरीके से आप लोग अब तक अगर इसको एनालाइज करोगे तो कैसे चल रही है जिंदगी, हर एक दिन को आप लोग को एनालाइज करना है, तभी जिंदगी को आप लोग प्रोडक्टिव बना पाओगे। वरना हर एक दिन नया डेट कैलेंडर में चेंज होगा, और बिल्कुल ऐसे ही चेंज होता रहेगा जैसे पास्ट में जितनी भी एज आप लोग की हो चुकी है अब तक वो दिन गए हैं। अगर अच्छे जा रहे हैं तो थम्स अप है, और अगर अच्छे नहीं जा रहे हैं तो एक थोड़ा सा टाइम दीजिए और सोचिए कि अच्छे क्यों नहीं जा रहे हैं। अच्छे पूछाइए यार उनको, आप लोगों का टाइम है, आप लोगों का कमिटमेंट है, आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों ने डिसाइड किया इसको अचीव करने के लिए, तो सारी चीजें जब आपकी है तो फिर आप ही क्यों पीछे हट रहे हो? आखिर क्यों इन चीजों को ढंग से आप लोग नहीं कर रहे हो? एक बार 100% लगाकर तो देखो यार दम, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। पर एक बार वो नहीं कहते कि एक बार तो इतनी जान लगा दो कि इस तरीके से लगे कि यार बस अब प्राण निकल गए, ठीक है। हालांकि पढ़ते हुए आज तक कोई मरा नहीं है, मैंने तो देखा नहीं कि वो इंसान इतना पढ़ दिया कि मर गया। सुना आज तक आप लोगों ने उठाकर? मैंने नहीं सुना यार, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बताएगा। तो कभी जान नहीं जाने वाली है पढ़ने से, तो कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई को इतना ज्यादा ताकत से करो कि कोई भी आप लोगों के सामने टिक ना पाए। जो आप लोग चाहते हो वो आप लोग अचीव कर ही जाए, ठीक है। काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक सुनिएगा ताकि आप लोग एक एक बात को ढंग से अंडरस्टैंड कर सके। करंट प्लस स्टैटिक को साथ में कंबाइन कर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि हर एक पॉइंट आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चले, ठीक है। और बिल्कुल कैसे देखना है, टकटकी लगाकर आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूं लेक्चर का, कि लेक्चर में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें कवर करूंगा लेक्चर के अंदर में, ये तो बेसिकली एक ओवरव्यू आप लोगों का रहता है, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट कवर नहीं होते हैं, पर हाँ आप लोगों को कम से कम ये पता चल जाता है कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बताइए। यूपीएससी में 2009 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, यानी कि कौन सा इनमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर दिलवारा टेम्पल, नेक्स्ट यहाँ पर कालका जो शिमला रेलवे स्टेशन है, इसी के साथ में भितरकनिका जो मैंग्रोव एरिया है, और यहाँ पर है विशाखापत्तनम टू यह है अराकू वैली रेलवे लाइन। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, क्यों न्यूज में है वो भी बातें करेंगे। पहले एक ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। एयर मार्शल बी चंद्र जो शेखर है, अभी रिसेंटली उनको यहाँ पर AVSM दिया गया। AVSM क्या है यहाँ पर? ये कई सारे अवार्ड होते हैं। अगर आप लोग कनेक्ट हैं बेसिकली फैमिली से, अगर आर्मी फैमिली से, या फिर आप लोग आगे चलकर किसी ऐसी डिफेंस के अंदर में, फोर्स के अंदर में जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कम से कम आप लोग को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मोटो है हमारी कंट्री में एयरफोर्स का टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और किस किताब के चैप्टर से लिया गया है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं,
और इवन एयरफोर्स के एसएसबी में भी यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया था, वो एसएसबी देने गया था कि सर एयरफोर्स के एसएसबी में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। एक ऑपरेशन चलाया गया था हमारी कंट्री के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना था, अभी रिसेंटली आप लोगों ने पेपर देखे होंगे। तो इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था 1984 यानी कि 1984 में, जब पाकिस्तान की आर्मी से यहाँ पर इसको छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन का नाम क्या था ये बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पता है मुझे, पर लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कमेंट देख रहा था, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर यूनेस्को बोलते रहते हो, ये यूनेस्को है क्या, ये तो बता दो। आज यूनेस्को के बारे में सारी बातें आप लोगों को बता दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं देखने को मिलेगा। पर हाँ, एक बार ट्राई करिए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने सुना है धोलावीरा और रामप्पा टेम्पल के बारे में। रिसेंटली यहाँ पर अभी ये इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है। किस कैटेगरी में बनाया गया है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। यानी कि नेचुरल है, कल्चर है या फिर मिक्स्ड है, तो कौन सी कैटेगरी है ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने धोलावीरा तो नॉर्मली सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो बता दीजिए कहां पर है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही। रामप्पा टेम्पल के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि कहां पर ये लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। रिसेंटली अगर कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनता है तो बड़ी ही आसानी से यार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें सारी महिला ही काम करेंगी 100%, ठीक है। तो मेल जाति का जो परिंदा है वो आसपास दिखाई नहीं देगा। ये रिसेंटली कहां पर यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बोला जा रहा है कि स्टेट जो है वो प्रोविजन बनाएंगे कि एक ह्यूमन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ के बारे में किस आर्टिकल में यहाँ पर बातें की जा रही है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में बातें करता है, ये आप लोग को बताना है। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो कि आप लोग को बताना है, ये बात करता है कि अगर इंसान की जिंदगी में बात करें तो उसकी सिक्योर एक तो लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, सही तरीके से उसको वेज मिलनी चाहिए और काम भी ऐसा मिलना चाहिए कि इंसानों वाला हो, तो ये आर्टिकल बोलता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल है यहाँ पर। तो देखता हूं कौन कौन सही आंसर यहाँ पर देता है। बाकी आप लोगों को जो भी डिस्कस करूंगा उसके अंदर सारे आर्टिकल जो हैं वो उनके आंसर आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग इनको सुनिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर एक एक पॉइंट आप लोग ढंग से सुनेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर कई सारे कंफ्यूजन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोगों को इसको सुनना है, ठीक है। सबसे पहले वुमेन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो अभी ऑपरेशन किया जा रहा है, उसका स्टार्ट यहाँ पर कहां पर, हैदराबाद के अंदर में। तो इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं, कई सारी बातें आप लोग जान पाएंगे। पर सबसे पहले ये याद रखिएगा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक तो 100% वुमेन का है, तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग वहां पर लिख सकते हैं, और देश का पहला है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, और लोकेशन हैदराबाद है। हैदराबाद आप लोगों ने वैसे ही कई बार न्यूज में सुना होगा, और अगर इंडियन पुलिस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आईपीएस बनने में इंटरेस्टेड है, तो हैदराबाद आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। आखिर क्यों बताइए, चलिए देखता हूं किस किस को पता है, ठीक है। आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के बारे में तो सुना ही है कि हाँ मसूरी जाना है। अगर आप लोगों को आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है तो यहाँ पर एकेडमी है। नाम पता है क्या इसका, नाम बताइए, चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी यहाँ पर कहां पर ये स्टार्ट किया जा रहा है, और आप लोग इसको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसको अगर दिखाया जाए तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन यही आना चाहिए कि यार ये इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है। आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहिए कि इंडस्ट्रियल पार्क है क्या, जिसके बारे में पूरा आर्टिकल चलने वाला है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को बताता हूं पहले। तो इंडस्ट्रियल पार्क जो है एक तरीका पोर्शन होता है किसी भी सिटी के अंदर या किसी एरिया के अंदर में जहां पर मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि लोग वहां पर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, नहीं, वो काम करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए होगा रेदर देन रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल नीड के लिए, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रीज ही होंगी वहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, बाकी दूसरा काम नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल पार्क जो होता है वो वहां पर ऑयल रिफाइनरी हो गया, पोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, तो इस तरीके से जहां पर भी बना होगा। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार ये इंडस्ट्रियल एरिया है हमारी सिटी के अंदर में। क्या आप लोगों को पता है, अगर आप लोग देखोगे तो किसी न किसी जो बड़ी सिटी होती है आसपास में, आप लोगों के राज्य के अंदर भी कोई ना कोई सिटी आराम से ऐसी मिल जाएगी जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, तो बोल दिया जाता है अच्छा ये इस राज्य की इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। तो इंडस्ट्री जहां जहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके बारे में ये बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इंडस्ट्रियल पार्क का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये बेसिकली सारा जो पार्क बात कर रहे हैं यहाँ पर 100% महिलाओं से रिलेटेड है।
तो मैंने कुछ थोड़ी सी रिसर्च करी, स्टडी करी, मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि अलग अलग आर्टिकल अगर वुमेन से रिलेटेड आप लोगों से पूछ लें तो आप लोग क्या बोलोगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल है, आप लोगों को रटना कोई आर्टिकल नहीं है। देखिए होता क्या है कि आप लोग बेसिकली चीजों को पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, चीजें आप लोग को याद होने लगेगी। थोड़ा सा सीरियस होकर, अगर नहीं कहते कि फोकस देके सुनोगे, सीरियस तो नहीं बोलना चाहिए, सीरियस का मतलब तो हॉस्पिटल में चला जाएगा इंसान, पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो चीजें आप लोगों को याद भी रहेंगी। और कई बार ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, तो अगर आप लोगों की मेमोरी शार्प है तो एग्जाम के लिए आप लोग इनको वैसे भी याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का पार्ट 3, आर्टिकल 15 का पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 और आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, ये कुछ आर्टिकल है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली महिलाओं से रिलेटेड यहाँ पर कनेक्ट आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो 2 याद रखेगा, मैक्सिमम आर्टिकल आप लोगों को पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर रहता है वो है पार्ट 4। पार्ट 4 मतलब यहाँ पर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल मिलाकर जो ये आर्टिकल है, इसमें कहां पर महिलाओं के इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है, इंपावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो उन मुद्दों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। आर्टिकल 14, आर्टिकल जो 14 है यहाँ पर ये बेसिकली गारंटी देता है किसके बारे में, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए यहाँ पर महिलाओं के बारे में। जब बात करें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो एक प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर प्रोफेशन, अगर बात करें तो एक तरीके से यहाँ पर अनरीजनेबल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेशन भी आप लोग को करना है तो वो रीजनेबल होना चाहिए, ना कि अनरीजनेबल, यानी कि पीछे रीजन होना चाहिए। आप लोग कोई भी काम कर रहे हो ना जिंदगी में, अगर एक बार आप लोगों ने उसका रीजन ढूंढना स्टार्ट कर देना है, इस रीजन की वजह से ये काम कर रहे हैं, तो भाई साहब जिंदगी में हमेशा आप लोग उस काम को लेकर सीरियस रहोगे और हमेशा आप लोग उस काम में एक प्रोग्रेस भी करते हुए नजर आओगे। पर लेकिन अगर कोई पूछ ले क्यों कर रहे हो, यार बस ऐसे ही और कुछ काम नहीं है तो सोचा यही कर लूं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को रीजन पता होना चाहिए। आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, रीजन पता होना चाहिए। हेल्थ क्यों अच्छी रखनी है, रीजन पता होना चाहिए, वरना नहीं होने की। सुबह जल्दी क्यों उठना है, जब तक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा कभी आंख नहीं खुलेगी। अब एक बच्चा है जिसके द्वारा बोला गया कि सर पिछले इतने दिनों से आज के डेट में जो एज हो गई है मेरी एज 23 हो गई है सर, कभी भी मैं सुबह जो है कोई एक आधा चांस लगा लो कि सुबह 4 बजे उठाऊंगा, पर फिलहाल अभी मैंने सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिया सर, इतनी बुरी कंडीशन हो गई जिसकी कुछ हद नहीं है। पर हाँ ये है कि अब मेरी आदत पड़ चुकी है, अब मैं पिछले लगभग कोशिश करते करते अब मैं थोड़ा थोड़ा जगने लगा हूं। ठीक है, देखिए ये चीजें जो होती है ना, आप लोग अगर चाहे तो जिंदगी में इनको अचीव कर सकते हैं, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जबरदस्ती करो आप लोग चीजों के साथ में। आप लोग अगर शाम को अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो आप लोग शाम को पढ़ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शाम को पढ़े हुए इंसान का सिलेक्शन नहीं होता है। ये बस इसलिए है कि ताकि आप लोग अपने आप को, अगर लगता है कि हाँ यार सुबह को उठना चाहिए, क्योंकि सुबह एक फ्रेश चीज होती है, सारी चीजें, एक नई ताजी हवा होती है, एक नया दिन होता है, एक अच्छे आराम के साथ में इंसान उठता है, तो वो एक थोड़ा सा बोला जाता है। वरना ऐसा नहीं है कि आप लोग एक तरीके से अपनी बॉडी को ज्यादा कष्ट मत दो, खासकर उस टाइम पर जब एग्जाम पास में हो। ये कभी भी एक्सपेरिमेंट करने हुआ करें तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग तब किया करो जब एग्जाम पास में ना हुआ करें। ठीक है, जब एग्जाम पास में हो, जैसी बॉडी क्लॉक आप लोग की चल रही है उसी को एंजॉय करते रहो आप लोग। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आप लोग को ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को, और फिर आप लोग रिजल्ट भी अच्छा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल 14 है आप लोगों के सामने। आर्टिकल 15 यानी कि आर्टिकल 15 का 1 जो है वो बात करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सिटीजन के बीच में। ठीक है, कोई सेक्स के नाम पर, यानी कि मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो ये बातें बोली जा रही है। और इंपावर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात बोल दी है, ये अपने आप में एक क्रिटिकल इशू हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया ये 51 के, ये यहाँ पर इसके तीसरे के अंदर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पहले तो ये बोल दिया सेक्स के नाम पर, यानी कि लड़का हो या लड़की। फिर यहाँ पर ये भी बोल दिया, थोड़ा सा आगे चलते कि हम लोग स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन के लिए। तो यहाँ पर कई बार ये बोला जाता है कि यार एक साइड में तो आप लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लड़का और लड़की के बीच में, और दूसरी लाइन में आप लोगों ने यहाँ पर मजाक कर दी कि हाँ लड़कियों को थोड़ा सा आप लोग प्रोविजन सपोर्ट कर सकते हो, तो आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो ऐसा नहीं है, लड़कियों की जो कंडीशन है सोसाइटी में, हम लोग एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं जहां पर लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 15 का जो 3 पार्ट है वो बोलते हैं यहाँ पर कि हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसे अफर्मेटिव जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है वो एक तरीके से वुमेन के फेवर में, तो उनको बेसिकली आप लोग ले सकते हो, यानी कि जिनसे महिलाओं की जो लाइफ है वो इंपावर हो, उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 में बोला गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के लिए हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार। देखिए आप लोगों से जरा सी स्टेटमेंट देकर कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 की तो कोई बात ही नहीं है, इसकी तो जितनी जजाकार करो उतनी कम है।
क्योंकि आज के डेट में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देखिए जो शब्द बोलते हैं ना राइट टू लाइफ, ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, ये सारी बातें जो होगी यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान अगर जिंदा रहेगा तभी तो सारी चीजें हैं, जिंदा रहेगा पढ़ाई होगी, जिंदा रहेगा काम होगा, जिंदा रहेगा रिलेशनशिप दुनियादारी घर परिवार सब रहेगा, नौकरी रहेगी, ठीक है, जिंदा रहेगा तो सारी चीजें चलेंगी। पर लेकिन अगर इंसान की जान ही नहीं है तो फिर क्या रह गया, इसीलिए बोला जाता है कि जान है तो जहान है। तो सबसे पहले लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसलिए आर्टिकल 21 जो है वो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट आता है। और लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो यहां पर अगर किसी की लाइफ को अगर लेना भी है, किसी की लाइफ को अगर खत्म भी करना है, किसी को फांसी वगैरह की सजा और वो सब चीजें अगर हैं, तो एक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, उसके थ्रू काम होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को उठाकर कोई भी गोली मार देगा। तो किसी की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से अगर किसी को डिप्राइव करवाना है तो एक अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कानून होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर किसी ने कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, उसको अगर सजा देनी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है, तो कानून के हिसाब से देना है, ना कि मनमाने हिसाब से देना है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। और आप लोगों को पता है आर्टिकल 21 से अभी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्या था, केएस पुत्तास्वामी केस। तो केएस पुत्तास्वामी केस आया निकलकर यहां पर, ये बेसिकली राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 से ही निकालकर यहां पर लाई गई है। तो ये है ना इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 42 है जो यहां पर, इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करे तो आप लोग याद रखिएगा कि स्टेट शैल मेक ए प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड द मैटरनिटी। तो ये आर्टिकल 42 आप लोगों के लिए बोल रहा है, यानी कि मैटरनिटी जो रिलीफ मिलता है यहाँ पर, ये 42वें संविधान के संशोधन, सॉरी 42वें संविधान का संशोधन याद आ गया, 42वां यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को अनुच्छेद देखने को मिलेगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 43 जो है यहाँ पर, वो स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल द वर्कर्स, जो भी वर्कर हैं उनकी जो वेज है बेसिकली, यानी कि उनको जो सैलरी मिलती है या फिर जो उनकी लाइफ है, यानी कि एक तरीके से डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि उनको ऐसा काम आप लोगों को करवाना है ताकि वो जिंदगी जीने के लायक हो वहां पर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दरिद्री वाली जिंदगी उनको जियाए आप लोग, ठीक है। यही सारी बातें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, कई सारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 5 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल, ये बेसिकली आर्टिकल नहीं मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8वां याद रखिएगा, यानी कि इंसान की जिंदगी को ऐसे नहीं बनाना है कि बस वो ऐसे ही घूमता रहे, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो इससे याद रख लीजिएगा, यानी कि उसको ऐसा नहीं कि इसी में घुमाते रहो, जिंदगी बर्बाद कर दी इंसान की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना है आप लोगों को, कुछ ऐसा करना है कि उसकी इंसान की जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिसेंट रहे, ऐसे काम आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर डिसेंट वर्क और इसी के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये 8वां जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर आता है। तो जिंदगी नहीं बिगाड़नी है इंसान की कि हाँ उसको 8 के चक्कर में डाले रखो, उसको एक डिसेंट काम दो ताकि उसकी जिंदगी प्रोडक्टिव रहे और थोड़ा सा सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो ये आर्टिकल सारे वो हैं जो कि पास्ट में दुनिया भर के क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो दुनिया पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो इसलिए सोचा कि आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बता दूं। और मैक्सिमम महिलाओं के बारे में बातें करते हैं, महिलाओं की कंडीशन मैक्सिमम आप लोग खस्ता देखने को मिलती है ऐसी जगह जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर जो ये 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर FCCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर एक तरीके से एक प्लान किया गया कि सेटअप करने मल्टी इंडस्ट्री, ये यहाँ पर वुमेन इंडस्ट्री पार्क इन द वेरियस स्टेट, यानी कि अभी हैदराबाद में है, आगे अलग अलग स्टेट में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा फेज 2 के अंदर में, ताकि महिलाओं को अलग से डेवलपमेंट किया जा सके उनका, ठीक है। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको FLO भी यहाँ पर बोला गया, तो पार्टनरशिप है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और यहाँ पर ये मिलकर काम कर रही है। यानी कि ऐसा है कि देखिए अगर कोई भी काम आप लोग करना है और एक बार आप लोग की गवर्नमेंट जो है वो साथ में आ गई तो फिर उस चीज को आप लोग निकाल कर ले जाओगे, यानी कि गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया यार हाँ प्रोडक्टिव काम कर रहा है इंसान और इसको यहाँ पर इंक्लूड करके चला जा सकता है, तो फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल गई। और एक बार किसी भी चीज में अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल गई तो यार उससे अच्छा कुछ नहीं है, फिर आप लोग काफी अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि यहां पर अगर कोई भी काम करो तो इस तरीके से करो कि आप लोग एक अच्छा रिजल्ट उसमें एक निकाल कर लेकर आ सको, ठीक है। तो वो वाला कंडीशन आप लोग यहां पर होना चाहिए, यानी कि इंसान को सोच समझकर कोई भी काम करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो दिक्कतें हैं वो तो देखिए लाइफ में आनी है, पर लेकिन उसको इस तरीके से तो लेकर चला जाए ना कि ताकि वो बहुत बड़े स्केल पर लोगों को फायदा भी पहुंचाए। तो ये काम है यहाँ पर। एक शब्द है यहाँ पर बार बार आप लोग को आगे भी देखने को मिलेगा जिसको बोला गया FICCI, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली FICCI को बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये FICCI आप लोगों का हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 1927 में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनाई गई थी, यानी कि 1927 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये एक तरीके से हमारी कंट्री में जो जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जो कि बेसिकली यहाँ पर जो एक स्टेब्लिश की गई थी अंग्रेजों के टाइम पर, ताकि हमारी कंट्री के जो एक तरीके से नहीं जो इंडस्ट्री या कॉमर्स वाले जो लोग हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर बातें बोली गई है। इसका प्रेसिडेंट कौन है वो आप लोग बताइए। बाकी यहाँ पर इसी के साथ में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन होगी, यहाँ पर इनके एक तरीके से लेडीज को कनेक्ट यहाँ पर कर दिया गया इस पर्टिकुलर शब्द के साथ में, तो वुमेन पर अलग से फोकस दिया जाएगा। ये जो पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है ना, इसके अंदर 25 यूनिट आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी। इसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन 6 जो यहाँ पर एक तरीके से डाइवर्स जो ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, इनके इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम किया गया है। और ऑल ओन एंड ऑपरेटेड बाय वुमेन, यानी कि हर एक चप्पे चप्पे पर यहाँ पर महिलाएं आप लोगों को नजर आएगी। कोई भी पुरुष नाम का जो जिनावर है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये बातें यहाँ पर बोली गई, यानी कि इंसान जो पुरुष है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब देखिए, मुझे पर्सनली ये चीज क्या क्यों अच्छी लगी जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने कहा अगर सारी की सारी महिलाएं हैं तो यहाँ पर तो यार 24/7 आप लोग काम करवा सकते हो महिलाओं से। 24/7 मतलब कि यहाँ पर अगर सारी की सारी महिलाएं हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा भी मुद्दा नहीं रहेगा कि उस महिला को किसी ने छेड़ दिया, ठीक है, उसके साथ में कोई रेप का शिकार हो गई, ठीक है, किसी के साथ में कोई गलत तरीके से उसको रात में टच कर रहा है, कोई ऐसी भी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी अगर सारे पुरुष हैं यहाँ पर। तो प्रॉपर अगर सारी सिक्योरिटी ऐसी चल रही है तो यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी आसानी से ली जा सकती है। वैसे बोलते हुए काफी शर्म आती है कि हम लोग अभी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं को कभी अभी भी अब तक भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो इंडिपेंडेंट होके हमारे देश के अंदर में नाइट शिफ्ट महिलाएं कर सकती हैं। समझ रहे हैं आप लोग ये कंडीशन? तो कहीं ना कहीं यार ये सारी चीजें सुधारनी है और इसी की ओर हमारे कदम जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं किया है, देश के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो चुके हैं, पर हाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हो चुके हैं कि हाँ हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आप लोग बोल सकते हैं कि आधे रास्ते में आए हैं अभी, ठीक है, तो अभी इसी पैटर्न में और आगे भी चलना है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये बातें हैं कुछ आप लोग जो यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये जो स्टेब्लिश की जा रही है लगभग 50 एकड़ में आप लोगों को सुल्तानपुर जो कि यहाँ पर नियर जिसका नाम है यहाँ पर पतनचुरू, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पतनचुरू जो यहाँ पर ये तेलंगाना के अंदर बेसिकली हैदराबाद के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा और 250 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किए गए। ये जो पार्क है यहाँ पर ये एक तरीके से महिलाओं का इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है और किस तरीके से वो रोल प्ले कर सकती हैं अलग अलग एरिया में, जैसे मेडिकल डिवाइस हो गया, पैकेजिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गई, यानी कि अलग अलग एरिया में यहाँ पर महिलाओं की ताकत को दिखाने की भी कोशिश करेगा। IT इंडस्ट्री मिनिस्टर जिनका नाम है यहाँ पर KT रामाराव, ठीक है, उनके द्वारा एश्योर किया गया है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में सब्सिडी भी दी जाएगी अगर कोई वुमेन इंटरप्रेन्योर आ रही है। तो ये कहां से निकल कर आ रहे हैं? ये निकल कर आ रहे हैं तेलंगाना से। तो ये है यहाँ पर ये इंसान जिनके द्वारा एक काफी बड़ा स्टेप उठाया गया। आने वाले टाइम में ये इन चीजों को और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर बेसिकली, ठीक है, तो इससे काफी अच्छी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए पॉलिटिशियन ना अगर पढ़ा लिखा हो ना, समझदार पॉलिटिशियन हो तो फिर अच्छे अच्छे स्टेप उठाता है, ठीक है, पर लेकिन अगर पॉलिटिशियन जो है वो एक दरिद्र तरीके का इंसान हो, महिलाओं का रेस्पेक्ट नहीं करता हो, उल्टे सीधे अभद्र व्यवहार करता हो, तो फिर यार वो पॉलिटिशियन है क्या? पहले पॉलिटिशियन देखो आप लोग उनकी, आप लोग एक बार को बैकग्राउंड उठाकर देखना पहले पॉलिटिशियन का, ठीक है, किसी का भी ले लेना आप लोग यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस जी का ले लीजिए या फिर आप लोग यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का ले लीजिए, महात्मा गांधी जी का ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी का ले लीजिए, ठीक है, इसी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ले लीजिए। एक बार हिस्ट्री तो उठाकर देखो यार, कितने शानदार पॉलिटिशियन हमारे देश में देखने को मिले। ये तो अभी कुछ दिनों से यहाँ पर जब से पॉलिटिशियन एक तरीके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ तब से यहाँ पर ये चीज देखने को मिली, वरना हमारे देश के पॉलिटिशियन आप लोग ऐसा बोल सकते हैं जब स्टार्टिंग में देश आजाद हुआ कि लोग जो है देखकर ये बोलते थे कि यार ये लोग जो है वो थाम कर ले जाएंगे, और इसीलिए देश थम भी गया। वरना भाई साहब इतने टुकड़े होते और दुनिया देख रही थी कि ये देश कभी जुड़कर रह ही नहीं सकता, पर यार उन बंदों ने संविधान इतना शानदार बना दिया कि आज की डेट तक भी हम लोग उस संविधान के एक धागे में पिरोकर हम लोग रखे हुए हैं, और 500 से भी ज्यादा राजा रजवाड़ों को इकट्ठा करके एक देश बना दिया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता इस धरती पर। तो आप लोग समझ सकते हैं ये मानना था वेस्टर्न वर्ल्ड का, इनके यूरोप और जो अमेरिका के लोगों का, कि ये कभी एक देश रह नहीं सकता। जैसे ही यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगी, देश आजाद होगा, फिर से उतने ही टुकड़े इसके होने वाले हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे देश में है, तो हम लोग को इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है, और यही बातें बोली जाती है कि पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पर आना चाहिए। बाकी अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बात की जा रही है FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और FICCI कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1927 में। तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसका एम है कि एक तरीके से एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एक्सीलेंस अमंग द वुमेन इन इंडिया, यानी कि महिलाओं को भी बोला जाए कि वो व्यापार करेंगी तो उनको आगे लेकर आ सके। अभी शार्क टैंक जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें लड़कियां भी आगे निकल कर आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी औरतें जो है बिजनेस कर रही हैं, घर से व्यापार चला रही हैं, अपने छोटे छोटे धंधे कर रही हैं, जैसे घर पर कुछ अपना काम धंधा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बहुत सारी टिफिन सप्लाई कर रही है आज के डेट में, ठीक है, कोई अचार बनाकर बेचा जा रहा है आज के डेट में, ठीक है, कोई आज के डेट में छोटे छोटे नहीं एक तरीके से जो क्या बोलते हैं उनको एनवलप बनाने का काम कर रही है।
तो बहुत सारी एक तरीके से काम किए जा रहे हैं औरतों के द्वारा भी, आप लोगों ने भी आसपास में कोई ना कोई देखा होगा। तो इनको इन गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया करो, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो यार, आप लोग ये सारी चीज सुन रहे हैं तो आप लोगों का ये अधिकार बनता है कहीं ना कहीं, और इस अधिकार क्या बोलूं यहाँ पर ड्यूटी बनती है बेसिकली, आप लोगों की सही शब्द ड्यूटी होगा कि हाँ आप लोग इनको दूसरों तक पहुंचाए। पढ़ाई तक ही सीमित मत रखो यार चीजें, आप लोगों ने पढ़ लिया बस हाँ एग्जाम में आ गया, ये थोड़ा जिंदगी होती है, उसको लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ ऐसा भी कुछ है ताकि उनको उसका फायदा हो सके। तो वुमेन जो है यहाँ पर FICCI में, इसी के साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है ऑल इंडिया फोरम वुमेन FLO, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। 8000 के करीब वुमेन जो बिजनेसमैन इसके अंदर आप लोगों को नजर आ जाएगी। प्रीवियसली अगर बात करें यहाँ पर स्पेशल कैंपेन भी लॉन्च किया गया था यहाँ पर कि इंपावर करना है यहाँ पर एक तरीके से, इंपावर द ग्रेटर 50%, ठीक है। तो ये टाइटल भी यहाँ पर दिया गया कि यहाँ पर वुमेन को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, और 1 लाख से भी ज्यादा वुमेन इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 3 ईयर, ये टारगेट रखा गया कि बिजनेस के फील्ड में आती हुई नजर आएंगी। ये काफी अच्छी बात बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी FICCI के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट और अपेक्स यानी कि काफी बड़ी, काफी पुरानी और काफी ऊंची एक ऑर्गेनाइजेशन है देश के अंदर में, जिसको बोला गया फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। 1927 में बनाई गई थी, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये याद रखेगा, ये एडवाइस किसकी एडवाइस के द्वारा बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर एडवाइस किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और तब क्रिएट की गई थी यहाँ पर GD बिरला, और इसी के साथ में पुरुषोत्तम दास, यहाँ पर जिनका नाम है ठाकुर, एक तरीके ठाकुरदास, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर फिर ये क्रिएट की गई थी। तो ऐसा ही नहीं है कि हवा में बॉडी आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और बातें यहाँ पर कैटेगरी है, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बेसिकली मेंबरशिप जो है इसमें कॉर्पोरेट हाउसेज जो हो गए, प्राइवेट या पब्लिक इंक्लूडिंग MSME और MNC जो है, उनसे इसके मेंबर निकल के आते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इस प्रेजेंस जो है लगभग 12 स्टेट के अंदर में है, और 8 कंट्री के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि ओनली हमारे देश में ही नहीं है, ये विदेशों में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक ट्रेड एसोसिएशन है ये जो ट्रेड एसोसिएशन है यहाँ पर, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या अभी आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन, जिनका नाम है नैतिया, ये आज के डेट में ये इसके प्रेसिडेंट है न्यू दिल्ली में, और ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई दी लगभग, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई यहाँ पर जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो पूरा ही आर्टिकल हो गया, तो थोड़ा सा आइडिया रखेगा, कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जहां कंफ्यूजन हुआ करे पूछ लिया करो। और अगर लेक्चर पसंद आता है, आर्टिकल पसंद आता है, तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आता तो थम्स डाउन कर यानी कि आप लोग डिसलाइक कर बता सकते हैं, और फीडबैक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ ये कैसा लगा आर्टिकल आप लोगों को, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर बात करें तो ये कहां से कवर किया गया, तो यहाँ पर बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो के अंदर यहाँ पर ये न्यूज कवर की गई थी रिसेंटली अभी, इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, और यहाँ पर रिलेटेड है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स से। तो अगर डिफेंस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पर एयर मार्शल, जिनका नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, एयर मार्शल साहब का यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर बी चंद्रशेखर, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी इनको सम्मानित किया गया है अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिसको AVSM आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नाम यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया है। एयर मार्शल जो है वो तेलंगाना से निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने तेलंगाना के बारे में बातें की थी, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर इनके जो है बेसिकली अटेंड किया गया था स्कूल ऑफ हैदराबाद बिफोर एनरोलिंग नेशनल डिफेंस अकेडमी। देखिए एनडीए में अगर एनडीए के थ्रू अगर आप लोग डिफेंस में चले जाते हैं ना, तो काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिंदगी में बहुत सही लेवल पर पहुंचने की, ठीक है। तो यहाँ पर खड़क वासला जो है, यहाँ पर इस आप लोग को एकेडमी देखने को मिलेगी। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर जो है AVSM कमीशन हुए थे यहाँ पर 1984 में, ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के अंदर में, ठीक है। और अटेंड किया यहाँ पर डिफेंस जो सर्विस स्टाफ जो कॉलेज है यहाँ पर विलिंगटन के अंदर में, याद होगा शायद विलिंगटन का आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कुछ दिनों पहले, जिक्र किया था विलिंगटन के बारे में, ठीक है। किससे रिलेटेड था यहाँ पर ये विलिंगटन, अगर आप लोगों से बात की जाए यहाँ पर इससे रिलेटेड है, बेसिकली बिपिन रावत साहब से रिलेटेड है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, बिपिन रावत साहब जी से रिलेटेड है, विलिंगटन मैंने वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये कई सारे डिफेंस के कॉलेजेस जो हैं उनके बारे में याद रखते हैं। इसी के साथ में स्कूल जो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज इन न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक चीजें हैं। तो एयरफोर्स के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा एयरफोर्स के बारे में डिटेल में आप लोगों से बातें कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिले। एयरफोर्स के बारे में पहले बेसिक चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं। एयरफोर्स डे जो है वो 8 तारीख को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 8 तारीख को 1932 में हमारी कंट्री में जो है यहाँ पर बेसिकली जो मॉडर्न टाइम की जो इंडियन एयरफोर्स है जो कि खासकर अंग्रेजों के द्वारा नींव रखी गई थी उसके बारे में है। देखिए इसका मतलब ये कतई नहीं है इससे पहले हमारी कंट्री में यहाँ पर फोर्सेज नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इससे पहले भी हुआ करती थी हमारी कंट्री में, पर हाँ ये है कि अंग्रेजों के द्वारा चीजें जो है वो एक पैटर्न में स्टार्ट की गई। जो मॉडर्न चीजें हैं वो अंग्रेजों ने रखी, जिनको हम लोग कंटिन्यूअसली चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
इसलिए यहाँ पर, ठीक है। नेवी के बारे में कोई आप लोगों को बोलने लगे कि हाँ बस अंग्रेजों के आने पर स्टार्ट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने टाइम पर भी हमारी कंट्री में चीजें यूज हुआ करती थी। तो यहाँ पर रॉयल एयरफोर्स जो कि यूनाइटेड किंगडम की थी उसके नाम पर रखा गया, हालांकि बाद में नेम चेंज किया गया। 1950 में आकर यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंडियन एयरफोर्स बना दिया, आफ्टर जब हमारा संविधान हमारा इंप्लीमेंट किया गया। 1933 में यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन इसका चलाया गया। 1940 में यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया गया इसके द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर भी, 1939 से लेकर 1945 तक का। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड आप लोगों को पता है कब तक चली। चलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो कब तक चली ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड नाम कैसे पढ़ते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, इसको वर्ल्ड वॉर ही बोला जाता था बस, ठीक है। पर लेकिन जब दूसरी हो गई तो पहले वाले को पहला बोल दिया, दूसरी वाले को दूसरा बोल दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे SARS-CoV-2 है ना, आज के में SARS-CoV-2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले SARS-CoV जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, अब इसको 2 बोल दिया नया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1950 में यहाँ पर जो एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स जो है फिर यहाँ पर नामाकरण किया गया। इंडियन एयरफोर्स जो है वो 4th लार्जेस्ट है, यूएसए, चाइना और जो रशिया के बाद में हमारी कंट्री की एयरफोर्स जो है 4th लार्जेस्ट है। तो हल्के में मत लेना, बहुत ही ताकतवर है हमारी इंडियन एयरफोर्स। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अगर बात करें ताकत का अंदाजा आप लोग यहां से लगा सकते हैं, जो इनका मोटो आप लोग को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है टच द स्काई विद ग्लोरी, तो एक तरीके से समझ सकते हैं पूरे एक साहस के साथ में, पूरी एक तरीके से यानी हिम्मत के साथ में यहाँ पर हम लोग स्काई को टच करेंगे। तो उसी के चलते यहाँ पर जो ये भगवत गीता से उठाया गया है, कहां से, 11th जो चैप्टर है, यानी कि 11th चैप्टर जो है भगवत गीता का, वहां से इसको उठाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है और वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं एयरफोर्स के। जब से मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर जी को बेसिकली फॉलो करना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं नहीं जानता था ये सब चीजें, ठीक है। वो जब प्रेसिडेंट बने और उनके बारे में पढ़ा मैंने, तो तब पता चला इस तरीके से चीजें कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें कुछ कुछ होती हैं। यानी कि एक तरीके से ना कि वो पहले एक तरीके से कि एयरफोर्स में जाना चाहते थे, फिर आगे चलकर वो मतलब तीनों फोर्सेस के चीफ बन गए, ठीक है। तो यहां से फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो जिंदगी में अगर जिज्ञासा हो ना आप लोगों की जानने की, तो आप लोगों को रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिंदगी में हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखो, और अगर कोई रिक्शा वाले भी कुछ सिखाए ना उससे भी सीखो, ठीक है। आप लोग कभी ओधा मत देखो, क्योंकि हर एक इंसान ने कभी ना कुछ अपनी लाइफ में धोखा खाया होगा किसी भी फील्ड में, ठीक है, और उससे उसने कुछ ना कुछ सीख ली होगी। तो वो इंसान की अगर सीख आप लोगों को सीखने को मिल रही ना, वो बिना धोखा खाए हुए, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमेशा उस पर्टिकुलर सीख को आप लोग जरूर लीजिए, तो किसी से भी सीख कर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक टीचर थे मेरे, हमेशा बोला करते थे कि इन जो स्टूडेंट होता है ना, वो बिल्कुल भिखारी की तरह उसको रखनी चाहिए अपनी झोली, कि जैसे भिखारी पैसे मांगता है ना झोली में, आप लोगों को ज्ञान ऐसे ही मांगना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पर्वत की तरह ऊंचा उठा रहेगा तो फिर वो पानी ऊपर पड़ेगा, यानी कि ज्ञान की बारिश होगी और वो बहकर नीचे चली जाएगी। तो हमेशा आप लोग झोली के लिए ऐसे अपनी बेसिकली झोली रखनी है, ऐसे कभी भी घमंड के ऊपर नहीं रखना है, वरना ज्ञान बरसेगा और ऐसे नीचे चला जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, रेस्पॉन्सिबल है ऑपरेशनल कमांड, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं तो उसके कमांडेंट एक तरीके से यहीं पर रहते हैं, जो कि यहाँ पर इसको कंट्रोल करते हैं। ऑपरेशन जो है यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन एयरफोर्स के वॉर पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में भी आप लोगों को देखने को मिले, तो कई सारे ऑपरेशन निकल कर आ गए, और एक यहाँ पर ऑपरेशन था मेघदूत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा गया है। यहाँ पर जो यहाँ पर 13 अप्रैल 1984 में जब इंडियन एयर आर्मी इसी के साथ में इंडियन एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स जो है लॉन्च करती है मेघदूत ऑपरेशन, तो यहां से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। सियाचिन ग्लेशियर भी आप लोग यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर में यहां पर इसको ये लॉन्च किया गया था ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके पाकिस्तानी फोर्स से। तो यहां पर ऑपरेशन मेघदूत जो है वो चलाया गया था। अभी रिसेंटली भी नहीं, हालांकि पुराना हो चुका है, जब गुजरात में साइक्लोन आया था 1998 में, तभी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था यहाँ पर कैलेमिटी के टाइम पर। यानी कि हमारे देश में कोई भी कैलेमिटी आती है तभी यहाँ पर एयरफोर्स काम करती है। सुनामी आई थी 2004 में, और इसी के साथ में उसमें बहुत बड़ा काम किया गया। और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी हमारी कंट्री की जो एयरफोर्स है वो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। अभी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया, मतलब 2 दिन के साथ कल तो लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई थी पीस कीपिंग मिशन के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं आप लोगों का क्या राय है, मतलब एक तरीके से अगर आप लोगों को भेजा जाए कल को चलकर पीस कीपिंग मिशन में, तो आप लोग जाना पसंद करोगे या फिर नहीं, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में याद रखते हैं कि हमारी कंट्री में अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ भी बातें आप लोगों से पूछे तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी इनके बारे में और बातें बताई गई, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा कि हाँ इनके द्वारा इतने घंटे की फ्लाइट उड़ाएगी, ये सब चीजें, ठीक है, कहाँ पर इनके द्वारा फ्लाइट उड़ाएगी। हाँ आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप लोग को भी यहाँ पर ये एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, अगर सही डायरेक्शन में आप लोग अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहते हैं। कौन कौन से हेलीकॉप्टर वगैरह या जहाज वगैरह इनके द्वारा उड़ाए जा रहे हैं,
तो ये सारी बातें यहाँ पर है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इसलिए डाल दी ताकि आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेट हो सके अगर इस पर्टिकुलर एरिया में जाने में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, एक पर्टिकुलर मतलब सिक्योरिटी के बारे में बात की, सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। यूएन के द्वारा यहां पर काफी बड़ी बात बोली गई है कि यूक्रेन के अंदर में जो भी आज के डेट में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह आता है कि यार हम लोग जो है कहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा, यानी कि यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया के द्वारा कॉन्टिन्यूअसली अटैक किए जा रहे हैं और हम लोग किस तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं वो मुद्दा हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर समझने के बारे में हम लोग बात करें तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और यहां पर बेसिकली कंजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। पहले यूनेस्को, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी फुल फॉर्म मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं तो आप लोगों को बतानी है, हालांकि आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा फुल फॉर्म के, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में। आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं और ये न्यूज में क्या है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि रशिया के द्वारा काफी सारे अटैक किए जा रहे हैं अभी यूक्रेन के ऊपर में, और यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की वजह से रशिया के यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोटेक्टेड है वहां पर वो दिक्कत में आ गई है। तो यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर कल को चलकर कोई इस तरीके से दिक्कत में आ जाए तो ये ब्लू सील्ड यहाँ पर करके एक झंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 1954 में हेग कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। अगर कहीं पर कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इनके जो झंडा अगर यहाँ पर ये मिल जाए तो इसका मतलब है कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग को प्रोटेक्ट करनी थी उनको प्रोटेक्ट करने का ये सिंबल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इस सिंबल को मैं भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पहले अपने देश के बारे में मैं आप लोग कुछ बता देता हूं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ओल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन सिंगल वीडियो। ठीक है, जो अभी 2 अपडेट हुई है उनको छोड़कर बाकी की 38 आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी पुरानी है वीडियो, इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूं तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। बस इसके अंदर 2 साइट अभी रिसेंटली आप लोगों की बस बची हुई है। ठीक है, जो मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं, जैसे यहाँ पर एक होगी धोलावीरा, अभी यहाँ पर भी बता देता हूँ। धोलावीरा गुजरात में देखने को मिलेगी और रामाप्पा टेम्पल ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, ये तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये नई अभी लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर किया गया है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है वो याद रखिएगा 2021 में यहाँ पर ये भी अपडेट हुई है। डिसीजन जो लिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर 44th सेशन जो हुआ था यहाँ पर चाइना के अंदर में, उसमें हमारी कंट्री में 38 से लेकर 44 यहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर क्या क्या बातें मैंने बोल दी आप लोगों को एक ही झटके में, तो इसको आप लोग समझिएगा। नाम से अगर आप लोगों से, एक मिनट, ये ठीक है, ये पेन से है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि एजुकेशनल, साइंस और कल्चर को यहाँ पर बेसिकली कैसे लेकर चलना उसके बारे में बात करती है। फाउंड की गई थी 1945 में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पेरिस फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टोटल 193 इसके मेंबर हैं अगर बात बोली जाए तो। इन 193 मेंबर में आप लोगों को इंडिया भी देखने को मिलेगा। 11 जो यहाँ पर एसोसिएटेड मेंबर हैं, इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया था 1946 में। 2019 में अभी 2 नए प्राणी थे यहाँ पर। एक में यहाँ पर बेसिकली यूएसए था, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे उनको यहाँ पर ये चीजें पसंद नहीं आई तो बाहर निकल गए थे, और साथ में इजराइल को भी लेकर निकल गए थे। ठीक है, मुद्दा क्या था, मुद्दा था पैलेस्तीन का। तो पैलेस्तीन के मुद्दे पर यूएसए और जो यहाँ पर इजराइल जो है वो बाहर निकल गए थे, और ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, मेजर कई सारे इनिशिएटिव है इसके, जो कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, ठीक है, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इंडेंजर्ड। तो ये कई सारे ऐसे इनके इनिशिएटिव है जो कि यूनेस्को के हैं। यानी कि कल को अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले कि ये इनिशिएटिव किसका है, तो आराम से आप लोग बता सकते हैं कि अच्छा ये यूनेस्को का है। इससे आप लोग याद रखिएगा। रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल एजुकेशन जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, और स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। बात की जा रही है ब्लू सील्ड नेटवर्क के बारे में। जो ब्लू सील्ड नेटवर्क होता है ना, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा हेग कन्वेंशन के थ्रू है बेसिकली यहाँ पर बातें, और आर्टिकल 6 यहाँ पर इससे कनेक्टेड देखने को मिलेगा कि कल को कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और कोई ऐसी दिक्कतें निकल कर आती हैं तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेड क्रॉस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो यहाँ पर चीजों को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ब्लू सील्ड नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूनेस्को का इन चीजों को प्रोटेक्ट करता हुआ यहाँ पर ये नजर आता है। तो यानी कि इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बोलूंगा यहाँ पर, यानी कि इसके साथ में अगर आप लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कल को चलकर अगर कोई आप लोगों से पूछे यूनेस्को के बारे में या फिर इसके बारे में,
तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बता दी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर होगी और बाकी ये सब चीजें भी मैंने आप लोगों को बता दी। और यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है उससे तो आप लोग सब वाकिफ ही हैं, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो इसलिए बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा यहाँ पर डिटेल में सारी बातें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट माइंड में नहीं रखना है। पीआईबी के द्वारा काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये न्यूज कवर की गई, कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया यहाँ पर एक एमओयू जो कि साइन किया गया है यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है, यूके के अंदर में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा जिसका नाम है MIT, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहां पर देखने को मिलती है इसके बारे में आप लोग बताइए। ये हेल्थ और साइंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अभी अप्रूवल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बनाने के लिए पार्टनरशिप में शेयरिंग के लिए कि वेक्टर बोर्न डिजीज पर काम किया जा सके। तो सबसे पहले तो ये जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर बोर्न डिजीज, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी बीमारी होती है? वो बीमारियां जो कि मच्छरों के काटने से या फिर कोई इसी तरीका जो प्राणी होता है ना, कि एक तरीके से कई बार सुना होगा मच्छर हो गए या फिर सैंड फ्लाइज के मक्खियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनकी वजह से जो बीमारी होती है उनको नॉर्मली वेक्टर बोर्न डिजीज का नाम यहाँ पर दिया जाता है। तो ICMR यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो मिलकर काम करेगी ताकि जो वेक्टर बोर्न डिजीज है कई सारी, जैसे मलेरिया इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर विसरल्स, यहाँ पर लेशमनाइसिस, फ्लेरिसिस, ये यहाँ पर इमर्जिंग दूसरे इन्फेक्शन जो भी हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये हमारी कंट्री के ऊपर अगर इस बीमारी के बारे में आप लोगों से कोई पूछे, बहुत बड़ा बर्डन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे देश के ऊपर इसका काफी बड़ा बर्डन है, आसान नहीं है। इसको यहाँ पर बेसिकली दूर करने की बात की जा रही है, तो उसी के चलते आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 25 अप्रैल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। बाकी अप्रैल अभी आगे आएगी तो फिर डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो एक साइन किया गया था यहाँ पर बेसिकली नवंबर के महीने में, यहाँ पर 2021 में, ताकि इसको हम लोग लेकर चल सकें आगे, इसीलिए अभी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इनके जो ये MOU है इंडिया और जो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के बीच में, ये साइन पहले ही कर लिया गया था, अभी इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते जो रूल 7 है यहाँ पर, जो एक तरीके से सेकंड शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर जो बिजनेस के थ्रू आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 उसके हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते ऑब्जेक्टिव है कि पार्टनरशिप में काम करेंगे, कोई स्किल होगी उसको शेयर करेंगे और इक्विटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है साइंटिस्ट और रिसर्चर के थ्रू, और डेटा को कलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, ज्वाइंटली रेस किया जा रहा है यहाँ पर फंड एक तरीके से, ताकि आगे मिलकर काम किया जा सके, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्लेंगे। वेक्टर मैंने बताया जो एक तरीके से लिविंग यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं यहाँ पर बीमारियां, जैसे मैंने अभी बताया मक्खियां होगी, ठीक है, बालू मक्खी, पिस्सू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, या फिर जलिया घेंगा हो गया, तो ये सारे आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनको वेक्टर बोला गया है, इनके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू जो बीमारी फैलती है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वेक्टर्स आर कॉमन इंसेक्ट्स जो दैट कैरीज और ट्रांसमिट डिजीज, कोज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, तो ये आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जितनी खतरनाक बीमारी है अगर आज के बात करें यहाँ पर, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें जो डेथ होती है ग्लोबली, 19 लाख हर साल लोग मर जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी यहाँ पर लगभग 10 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, कोरोना के पीछे हम लोग पड़े हुए थे नहा धोकर, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने वो कर दिया, तंबाकू की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ऐसे मलेरिया की वजह से आप लोगों को पता है कितने लोगों की जान जाती है, उनको हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं यार। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी बहुत सारे रीजन है जिनको हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं आज तक भी। कोरोना बेचारा फालतू में वो कर दिया, एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, बदनाम कर दिया कि सारी बीमारी उसी से फैल रही है। इससे पहले जो ऑलरेडी बीमारी है कि उनका इलाज हम लोग कर पा रहे हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में है बेसिक चीजें। बाकी वेक्टर बोर्न डिजीज जो होती है, पैरासाइट, वायरस या फिर बैक्टीरिया, तीनों की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अगर बात करें, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना के बारे में बात करें, तो एक वायरस है यहाँ पर ये, तो उसको भी आप लोग वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर बेसिकली काउंट कर सकते हो अगर वैसे बोला जाए तो, ठीक है। वायरस है पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, हम लोगों ने उसको ऐसे नहीं बोला कि किसी रीजन की काटने की वजह से फैल गई है, वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये होता है कोई ऐसा चीज यहाँ पर फैलाए, ठीक है, उससे आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली जो बर्डन होगा डिजीज का वो हाईएस्ट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। जैसे ये पृथ्वी आप लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इक्वेटर देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन वाले रीजन में जो बीमारी होती है उसके बारे में ये बात की जा रही है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में बीमारी जो मैंने अभी बताया यहाँ पर कई सारे एरिया में यहाँ पर फैलती है, जैसे कि यहाँ पर लेशमनाइसिस के बारे में बात करते हैं, इसको काला आजार भी बोलते हैं। तो इस सैंड फ्लाइज की वजह से फैलती है, जो मक्खियां होती हैं, ठीक है। मलेरिया आप जानती हैं आप लोग, यहाँ पर इसको बोला है एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। इसी के साथ में लिम्फेटिक फ्लेरिसिस, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लू मॉस्किटो की वजह से बोला गया है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं
उदाहरण के तौर पर अगर कोई आप लोगों को बोले तो यहाँ पर नॉर्मली इसको लिम्फेटिक फ्लायरिस को बेसिकली हाथी पांव का नाम भी इसको दिया गया है। आप लोग यहाँ पर इनके पैर देखें, यहाँ पर ये पैर बिल्कुल कॉमन है और दूसरे वाला पैर आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफी खतरनाक बीमारी है यार ये। आप लोग इनको अगर देखोगे तो कई बार सर चकरा जाता है कि ये ऐसी बीमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है सोसाइटी के अंदर में। तो इसलिए यहाँ पर इनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है और इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर इसके लिए बोला जाए कि किस रीजन की वजह से होती है, तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल इनके डिस्ट्रीब्यूशन के क्या रहता है कि ग्लोबल जो ट्रेवल होता है, कहीं से कहीं जाते हैं तो ट्रेवल और ट्रेड उसकी वजह से। इसी के साथ में अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, यानी कहीं पर सोचा था कुछ और बनाना, बन कुछ और गया। एक तरीके से मच्छर मक्खियों की एक बहुत ज्यादा भरमार वहां पर देखने को मिल रही है, गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इन्वायरमेंट भी कई बार यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे अभी गर्मी आनी स्टार्ट होगी तो मच्छर मक्खियों की भरमार आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे सर्दी आती है तो ये सारी चीज साइड में होने लगती है। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर। इस टाइम पर अगर बात करोगे डिजीज जो है इसकी वजह से काफी ज्यादा इमर्ज होती हुई नजर आती है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बात करें तो ये भी काफी बड़ा आज के दिन में पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो खाना पीना जैसा हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। इसी के साथ में जो अर्बन स्लम यानी कि आज के दिन में जो झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही है, ये काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर डाल रही है। तो इसके चलते हम लोग को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो एक पर्वत बना मिलेगा यहाँ पर, यानी कि दिल्ली में भी आप लोग हिली एरिया का नजारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो चुका है वहां पर। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर यहाँ पर काम किया जाए। तो प्रॉपर वे में पानी का एक तरीके से पाइप वाटर भी प्रॉपर वे में ना जाना। अभी हम लोगों ने पाइप वाटर के मिशन चला रखे हैं, पर लेकिन रियलिटी में कितना पहुंचा चुके हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। कई बार डिजीज जो होती है, जैसे मच्छर के काटने से फैली तो फैलती चलेगी। मच्छर ऐसा तो नहीं अपने घर में बैठेगा, एक बार काट लेगा कि बस बहुत हो गया, फिर किसी और को काटेगा, फिर किसी और को काटेगा। तो भाई साहब घूम घूम कर मजा लेगा कि हाँ इंसानों के मजे लेने हैं मुझे। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीजें कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से यहाँ पर बढ़ती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है और लार्ज स्केल पर आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि यही बीमारी है, अगर लिस्ट करी जाए वेक्टर बोर्न डिजीज की, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम भी चलाए हैं इनके बारे में, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम नहीं चलाए हैं। जैसे कि नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, काला अजार कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल फ्लैरिसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जापानीज यहाँ पर एंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, डेंगी और यहाँ पर डेंगी इसको बोलते हैं हेमोरजिक जो फीवर। तो यहाँ पर इनके लिए हमारे देश में प्रोग्राम भी चलाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम लोगों ने कभी इनसे रिलेटेड कुछ किया नहीं है। किए हैं बहुत सारे काम, बस ये है कि उस लेवल पे नहीं किए कि हम लोग इनको ढंग से काउंट कर सकें और बोल सकें कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम चला रखे हैं और सॉल्यूशन निकल चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी। ओके, देख लेते हैं एक बार क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, और थम्स अप जरूर देना अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को धड़ल्ले से, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट वुमेन पार्क के बारे में बातें की कई सारी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से बताया, और बाकी और सारी बेसिक चीजें मैंने बता दी। 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया डिटेल में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए। नेक्स्ट हम लोगों ने एयरफोर्स के बारे में बहुत सारी बातें जानी, बेसिक बैकग्राउंड के बारे में समझा एक तो पहले, और आप लोगों की यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड जो हमारी जो सिलेबस के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आप लोगों से बातें की, तो यहाँ पर भी डिटेल में हम लोगों ने चीज समझी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, तो अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और बाकी तो और भी मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बीमारी के बारे में हम लोगों ने अभी बातें करी है यहाँ पर, कि जो बीमारी फैल रही है इंडिया और यूके मिलकर काम करेंगे, और यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तो कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो उसको दूर आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक कर मैंने आप लोगों से डिस्कस की। अब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं जो भी मैंने आप लोगों से पूछे हैं। आंसर तो मतलब आप लोगों को देने यहाँ पर एयर मार्शल बी जो चंद्रशेखर है उनके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी। तो यहाँ पर एवीएसएम मिला है, ये क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। आप लोग को बताना है कौन से चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है, किससे लिया गया, और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में बात की है। यूनेस्को के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की। इसी के साथ में यहाँ पर रामाप्पा टेम्पल कहाँ पर है, और इसी के साथ में किस कैटेगरी में इन 2 साइट्स को भी डाला गया है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इंडिया जो है वो फर्स्ट वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क, ये कहाँ पर और कौन सा आर्टिकल यहाँ पर वुमेन मतलब एक तरीके से अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं काम के टाइम पर, और डिसेंट लाइफ होनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में कौन से 2 आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ाए, ये भी आप लोगों को बताना है। तो यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, सारी चीजें पता रहनी चाहिए आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसी के साथ में अगर लगेगा कि पीडीएफ इसकी होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड करना। टेलीग्राम पर सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। 3 टेलीग्राम चैनल है, एक पर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, दूसरे पर आंसर राइटिंग होता है यहाँ पर जो वीर तालियन के नाम से है, और तीसरा जो टेलीग्राम चैनल है ये स्टडी लवर वीर के नाम से। इसमें टोटल मिलाकर 1,52,000 का 53,000 अभी मेंबर होने वाले हैं। तो
तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसमें आप लोगों को बेसिक एक मेन जो चैनल है वो यही है, यहाँ से आप लोग दूसरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये भी अभी यहाँ पर 30,000 के करीब जुड़ चुके हैं मेंबर, तो इससे भी बहुत फायदा आप लोग को देखने को मिलता है। और आंसर राइटिंग में तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर राइटिंग करते हैं, तो इनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ मॉर्निंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।